फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88। आज की वर्कशीट में हम लोग कुछ वैश्विक क्रांतिकारियों के विषय में पढ़ेंगे जिनका विश्वास अहिंसा में नहीं था और देश की आज़ादी के लिए उन लोगों ने कुछ अलग ही रास्ता अख्तियार किया था। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं और इस अनुच्छेद को पढ़कर इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों के जवाब देंगे। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। मतलब कि महात्मा गांधी का जो लक्ष्य था कि हम हिंसा नहीं फैलाएंगे, हम अहिंसा से लड़ेंगे और अहिंसा से ही अंग्रेजों को भगा देंगे। तो हमारे देश में कुछ ऐसे भी राष्ट्रवादी थे जो यह चाहते थे कि इसके लिए क्रांति ही एकमात्र उपाय है। तो ऐसे राष्ट्रवादियों ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में इनकी बैठक हुई और इस बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना की गई। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतीन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सेना के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। मतलब कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसकी स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी, तो इन लोगों ने अंग्रेजों के कई ठिकानों पर आक्रमण किया, हमला किया और उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो इससे 1929 में भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इन लोगों को अपनी आवाज पूरी दुनिया के पटल पर पहुंचानी थी। ये लोग पूरी दुनिया को अपनी बात, अपने देश की बात सुनाना चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकेंगे तो यह गिरफ्तार होंगे और इनका बड़ा नाम होगा, इनकी बातों को प्रमुखता से सुना जाएगा, तब हम देश की कठिनाइयों को लोगों के सामने रखेंगे और पूरे विश्व के पटल पर उसको उजागर करेंगे। इसीलिए इन लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली जगह पर, जिधर लोग नहीं बैठे हुए थे, उधर बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। वायसराय लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे 1929 में और इन लोगों ने उस ट्रेन को उड़ाने का फैसला किया, मतलब लॉर्ड इरविन को मारने का फैसला किया। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। इसके बाद भगत सिंह पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने पर सॉन्डर्स एक अंग्रेज अधिकारी था और उनकी हत्या के जुर्म में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। और अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। भगत सिंह का कहना था कि बम और पिस्तौल मतलब कि उग्रवादी गतिविधि हमारी नहीं है और हम इसकी उपासना नहीं करते। हम चाहते हैं कि समाज क्रांतिकारी बने, क्योंकि क्रांति समाज का अधिकार है। अगर हमारे अधिकारों को, हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हमें क्रांति करना चाहिए। कहते हैं कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। जन्मजात अधिकार का मतलब ये हुआ कि जन्म से ही उनका अधिकार है कि अपने खिलाफ हो रहे शोषण के लिए वो क्रांति कर सकें और इस अधिकार का कोई अपहरण नहीं कर सकता। मतलब कि इसका क्रांति का जो अधिकार है उसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र रहने का, अपने मन से कार्य करने का, अपने मन से विचार करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। और श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जो श्रमिक वर्ग है समाज का सबसे निचला वर्ग है, वहीं जब मेहनत करता है तो बड़े बड़े लोगों को भोजन मिलता है। तो वास्तविक पोषक, समाज का वास्तविक पोषक श्रमिक वर्ग है और श्रमिक वर्ग को आज़ादी चाहिए, उनको अपने मन से जीवन जीने का अधिकार है। जनता की सर्वोपरि सेना की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। मतलब कि सेना जनता की होनी चाहिए, जनता के लिए सेना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जनता पर सेना शासन करे
इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। वो कहते हैं कि इस आदर्श और विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम वह दंड का सहर्ष स्वागत करेंगे। और क्रांति की इस पूजा वेदी मतलब जहाँ पूजा की जाती है उस जगह को पूजा वेदी कहते हैं। अपना यौवन मतलब अपनी जवानी, नैवेद्य मतलब प्रसाद के रूप में हम लाए हैं। आप हमारी जवानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप हमारे लिए मृत्युदंड दे सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी इसमें तिरोहित कर देंगे, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही प्रभावशाली भाषण उन्होंने उस कोर्ट परिसर में दिया था जिसमें वो अपनी बातों को कहना चाहते थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के द्वारा उन्हें फांसी की सजा दी गई। इसके बाद कुछ 4 प्रश्न हैं इसमें कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की गई, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए, भगत सिंह क्यों कहा कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि वे समाज में क्रांति चाहते हैं, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद है यहाँ नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस अनुच्छेद को पढ़कर हमें यहाँ जो 4 प्रश्न हैं उसके उत्तर देने हैं, जैसे कि अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है इसके डिक्शनरी में वो सोचने लगे। किस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को डेवलप किया जा सकता है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था क्या है। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निमित्त करने में मदद दे सकते हैं। मतलब कि राष्ट्र को बनाने में कौन से आर्थिक कदम अच्छे हो सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा, जाल्बेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। जाल्बेराइन का लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है कि पूरे राष्ट्र को एक आर्थिक रूप में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी, मतलब कि आर्थिक राष्ट्र जो है वह देश को बाहर और भीतर दोनों तरफ से मजबूत करेगा। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। राष्ट्र के प्रांतीय हितों को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहिए और उनमें राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। इससे भी 4 प्रश्न जुड़े हुए हैं। जाल्बेराइन का उद्देश्य क्या था, फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे, मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए, राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई। तो इसका उत्तर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई। उसके बाद प्रश्न 2 है भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है भगत सिंह को मानव जाति का जन्मजात अधिकार मानते हैं। भगत सिंह क्रांति को मानव जाति का जन्मजात अधिकार मानते हैं। वह कहते हैं कि इस अधिकार का अपहरण नहीं किया जा सकता है। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाएं, क्योंकि ऐसे महान आदर्शों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रश्न 3 है भगत सिंह क्यों कहा कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि यह समाज में क्रांति चाहते हैं। तो इसका उत्तर है क्योंकि इससे वह समाज को अपने अधिकार के प्रति जागृत करना चाह रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ हिंसा करना नहीं बल्कि क्रांति के द्वारा भारतीयों को आज़ादी दिलाना था।
प्रश्न 4 है, उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, राष्ट्रवादियों में कुछ ऐसे भी थे जो अहिंसा से संतुष्ट नहीं थे। वैसे लोगों ने क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें सरदार भगत सिंह जी मुख्य थे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। उनका मानना था कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। इस क्रांति की पूजा के लिए हमें अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहिए। हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट का पहला प्रश्न है, जालबेराइन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर है, जालबेराइन का मुख्य उद्देश्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना था। प्रश्न 2 है, फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे। फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे। तो इसका उत्तर है, फ्रेडरिक लिस्ट जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। और प्रश्न 3 है, मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावना को उत्पन्न करती है। प्रश्न 4 है, राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, अर्थव्यवस्था राष्ट्र की आर्थिक हालत और उसके हितों की रक्षा करके राष्ट्र को मजबूत बनाती है, साथ ही उसकी आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर राष्ट्रीय भावना को विकसित करती है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।